प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने हिंदी कहानी के विकास का जो प्रथम कालखंड है, आविर्भाव काल या विकास काल, उसके बारे में चर्चा की। आज हम इस हिंदी कहानी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे प्रेमचंद काल, प्रेमचंदोत्तर काल, नवीन युग और स्वतंत्रता के पश्चात लिखी गई कहानी की विभिन्न धाराओं के बारे में। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। प्रेमचंद काल यानी प्रेमचंद युग में हिंदी साहित्य में कौन कौन से प्रसिद्ध कहानीकार हुए, उनकी कौन सी प्रसिद्ध कहानियाँ हिंदी लोक जगत में अति प्रिय हुई और उनकी मुख्य प्रवृत्तियाँ, सामान्य विशेषताएं उस काल की कहानियों की क्या रही, इस पर हम बात करेंगे। हिंदी कहानी क्षितिज पर प्रेमचंद का आविर्भाव एक नए युग की शुरुआत करता है। इस युग के कहानीकारों ने हिंदी कहानी को सामाजिक व मनोवैज्ञानिक भूमि दी तथा कहानी में प्राचीन संस्कारों की रूढ़ि के प्रति विद्रोह तथा सामाजिक यथार्थ की चेतना के अनुरूप नवीन संस्कारों के बीजारोपण का प्रयास भी किया। इस युग के प्रमुख लेखक यानी प्रमुख कहानीकार इस युग के हैं प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद की कहानियाँ सामाजिक समस्याओं तथा यथार्थ चेतना से जुड़ी हैं तथा मनोविश्लेषणात्मक हैं, जबकि प्रसाद जी की कहानियाँ रूमानी तथा आदर्शवादी हैं। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी, नशा, कफन, पूस की रात आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं और ये सभी कहानियाँ किसी न किसी क्लास में आपने अवश्य पढ़ी होगी। इस वर्ष पूस की रात कहानी आपके कोर्स में है, जिसकी आगे हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। दासी, पुरस्कार, आकाशदीप, मधवा आदि प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इन कहानियों को भी आपने अवश्य पढ़ा होगा। पुरस्कार उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, जिसको इस वर्ष आप अपने पाठ्यक्रम में देखेंगे, पढ़ेंगे उसको। प्रेमचंद काल के कहानीकारों को दो भागों में रखा जा सकता है, दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे कहानीकार हैं जो प्रेमचंद से प्रभावित हैं तथा दूसरे वे कहानीकार हैं जिन पर प्रसाद जी का प्रभाव है। प्रेमचंद से प्रभावित कहानीकारों में विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, जिनकी प्रसिद्ध कहानी ताई, रक्षाबंधन, इक्केवाला आदि आपने कभी पढ़ी होगी और अगर मौका मिले तो आपको ज़रूर पढ़ना है। इस वर्ष आपके ताई कहानी कोर्स में है। दूसरे जो कहानीकार है इस युग के, प्रेमचंद युग के, जो प्रेमचंद जी से प्रभावित हैं, वो है सुदर्शन। इनकी हार की जीत बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ज्वाला प्रसाद शर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विश्वंभरनाथ जिज्जा, जीपी श्रीवास्तव, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, गोविंद बल्लभ पंत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। यानी ये सभी कहानीकार प्रेमचंद के से प्रभावित होकर कहानियाँ लिखते हैं। यानी इन कहानीकारों की कहानियों में भी यथार्थ का और सामाजिक समस्याओं का उल्लेख बार बार आता है। इसके विपरीत जो प्रसाद जी से प्रभावित कहानीकार है इस युग के, उनमें
चतुर्सेन शास्त्री, विनोद शंकर व्यास, राय कृष्णदास, चंडी प्रसाद हरदेश नाम प्रमुख हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बेचैन शर्मा उग्र आदि इस युग के स्वतंत्र रचना प्रक्रिया के कहानीकार हैं। यानी ये जो कहानीकार हैं, गुलेरी जी हो या बेचैन शर्मा उग्र जी हों, ये इन दोनों विचारधाराओं से अलग स्वतंत्र इनकी रचना प्रक्रिया है, जो इन दोनों ही रचनाकारों से प्रभावित नहीं है, न प्रेमचंद जी से न प्रसाद जी से। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था, वो आपके इस वर्ष कोर्स में है। बहुत खूबसूरत कहानी है, अपने युग से आगे की कहानी है ये। आपको बड़ा आनंद आएगा जब इसे पढ़ेंगे। इस युग की कहानियाँ आदर्शवादी तो हैं, किंतु उनके कथानक संघर्ष के यथार्थ को महत्व देते हैं। कहानीकारों ने कथानक में घटना बहुलता को महत्व नहीं देकर पात्रों के संघर्ष को कहानियों का कथ्य बनाया है। क्योंकि इस युग तक आते आते, यानी प्रेमचंद काल तक आते आते, रचनाकार ने रचना को मानव मनोविज्ञान से जोड़ लिया था। यानी यथार्थ चेतना से जुड़ी हुई रचनाएं हैं और साथ साथ मानव मनोविज्ञान का प्रभाव, मनोविश्लेषण हर कहानी में मिलता है। इस युग की कहानियाँ सामाजिक जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को वहन करती है। और आपको पता ही है, ये जो युग था प्रेमचंद युग, उस वक्त की भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दशा क्या थी, समस्याओं से ग्रस्त हमारा समाज। तो सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं थी, उस पर इस युग के कहानीकारों ने अपनी लेखनी चलाई है, कहानियाँ लिखी हैं। प्रेमचंद की कहानियों के पात्र यथार्थ की भूमि पर खड़े हैं। यानी जब हम प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी के पात्र ऐसा लगता है जैसे हमारे अड़ोस पड़ोस में है, हमारे गली मोहल्ले में है, हमने इनको देखा है, और कहीं कहीं तो उसमें हमें हमारा अपना प्रतिबिंब, अपना अक्ष दिखाई देता है। और प्रेमचंद की बहुत प्रसिद्ध कहानी पूस की रात जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि पूस की रात का जो मुख्य नायक है, कथानायक है, उसको हमने देखा है और वो हमारा जाना पहचाना पात्र हैं। यद्यपि इस युग की कहानियों के पात्र यथार्थ और आदर्श के द्वंद्व में फंसे भावुक और कृत्रिम से रह गए हैं। प्रेमचंद युग में कहानी में वातावरण का चित्रण किसी भाव की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए होता है, साथ ही पात्रों के मनोव्यापारों को उद्घाटित करने के लिए भी हुआ है, और कहीं कहीं वह प्रतीक के रूप में भी आता है। यानी जो वातावरण सृजन है, देश काल और वातावरण कहानी का जो प्रधान तत्व है, उसमें इस युग की सारी कहानियों में कहानीकारों ने यह कोशिश करी है कि वातावरण के माध्यम से पात्रों का जो मनोजगत है, यानी अंतर्मन में पात्रों के क्या चल रहा है, उसको उस वातावरण के द्वारा पाठक तक पहुंचाया जाए। इस युग में प्रेमचंद की कहानियों की भाषा व्यक्त अनुभवों को पाठकों तक सही ढंग से पहुंचाती है, जबकि अन्य कहानीकारों की भाषा अलंकृत व चित्रात्मक है। यानी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, उन कहानियों की भाषा आम आदमी की भाषा है, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी की भाषा है। वो जिस भाषा में दैनिक जीवन में बातचीत करता है वही भाषा काम में ली है। जबकि प्रसाद की जो कहानियां हैं, उनकी भाषा अलंकृत भी है, संस्कृत निष्ठ भी है और चित्रात्मक भी है, और थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं उसमें ऐसा लगता है कि ये जो भाषा है, उस भाषा को आम आदमी नहीं बोलता है दैनिक जीवन में। और आप जब पुरस्कार पढ़ेंगे और जब पूस की रात पढ़ेंगे तो दोनों में ये अंतर साफ नजर आएगा। इस युग की कहानियों को उपदेशात्मक नहीं कह सकते, मगर सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के प्रति कहानीकारों का आग्रह अवश्य रहा है। इस युग की कहानी में व्यवहारिक मनोविज्ञान का उपयोग भी सफलता से हुआ है। तो बच्चों, ये जो प्रेमचंद काल है उसकी हमने संक्षेप में चर्चा की। प्रेमचंद के बाद का जो युग है उसको हिंदी साहित्य में कहा जाता है प्रेमचंदोत्तर काल, प्रेमचंद के बाद का समय। इस युग में कहानी ने किस प्रकार अपनी विकास यात्रा पूरी की, इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग यहाँ। हिंदी कहानी में यथार्थपरक तथा भावात्मक प्रवृत्तियों को लाने का श्रेय क्रमशः प्रेमचंद और प्रसाद को है।
किंतु प्रेमचंदोत्तर काल की कहानी की रचना प्रक्रिया का निर्माण दर्शन, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, राजनीति आदि ज्ञान के विभिन्न पक्षों से हुआ है। यानी इस युग के जो लेखकों ने कहानियाँ लिखी है उसमें मानव मन की अंतः यात्रा की तथा मनोवैज्ञानिक स्थितियों और संदर्भों की कहानियाँ अधिक है। इस युग के कहानीकारों पर पश्चिम के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विद्वान, मनोशास्त्र के, मनोजगत के विद्वान फ्रॉइड का बहुत अधिक प्रभाव है। फ्रॉइड के मनोविश्लेषण और अचेतन मन संबंधी अध्ययन का इस युग के कहानीकारों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है और इनमें प्रसिद्ध है जैनेन्द्र जी, अगेय तथा इलाचंद्र जोशी। इन तीनों कहानीकारों को हम इस युग के प्रतिनिधि कहानीकार कह सकते हैं। जैनेन्द्र की कहानियों पर मनोविज्ञान के साथ उनके दार्शनिक चिंतन का भी प्रभाव पड़ा है। आगे की कहानियाँ मनोविश्लेषणवादी हैं पर उन पर राजनीति का भी प्रभाव है। इलाचंद्र जोशी की कहानियाँ शुद्ध मनोविश्लेषणवादी हैं जिनमें पात्रों की कुंठाओं का चित्रण होता है। यानी मनुष्य बाहरी रूप से जैसा दिखाई देता है उसके अंतर जगत में, उसके मनोजगत में क्या चल रहा है उसका हमें पता तब तक नहीं चलता जब तक कि हम उसकी मन की गहराइयों तक नहीं पहुंच जाएं। इसके साथ ही इस काल में ऐसे कहानीकारों का भी उदय हुआ जिन्होंने मनोविज्ञान के साथ कहानी को यथार्थ के धरातल पर उतारा। इन कहानीकारों की दृष्टि व्यक्ति के अंतर जगत पर ही नहीं उसके बाहरी संघर्ष पर भी रही। यानी अगेय, जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी ने मनुष्य के अंतर जगत का चित्रण अपनी कहानी में किया है। तो ये जो दूसरे प्रकार के कहानीकार हैं जिनमें प्रमुख नाम है यशपाल, उपेंद्र नाथ जी अश्क, विष्णु प्रभाकर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, रांगेय राघव आदि, इन लोगों ने मनुष्य के अंतर जगत के साथ साथ मनुष्य का जो बाह्य संघर्ष है उस पर भी लिखा है। इन लेखकों ने अपनी कहानियों में निम्न वर्ग के पात्रों के दुख सुख को अभिव्यक्त कर शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। इन लेखकों पर मार्क्सवाद का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस युग में लेखकों ने कथानक की परंपरागत रूढ़ि का त्याग कर दिया और इनके लिए कथानक में घटनाओं का होना आवश्यक नहीं है। इन कहानियों में चरित्र चित्रण की समस्या अधिक जटिल है क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान ने इस युग की कहानी को नई दिशा दी है। इस युग की कहानी में वातावरण का उपयोग कहानी के पात्रों के जटिल अनुभवों के सहभोक्ता के रूप में हुआ है। यानी वातावरण भी एक प्रकार से पात्र के रूप में उपस्थित है। यानी पात्र, कहानी का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, जो पात्र है, उसके अंतर जगत को, उसके मनोभाव को जानने में उस वक्त कहानी का जो वातावरण है वो सहयोगी सिद्ध होता है। वातावरण न तो उद्दीपन के लिए है और न ही कहानी में कोई पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए है। वह जैसे पात्रों के संघर्ष का अंग है। इस युग की कहानी मनुष्य की आंतरिक और बाह्य समस्याओं का सीधा साक्षात्कार करती है। इस युग में कहानीकार शिल्प के प्रति भी बहुत सचेत रहा है तथा प्रतीकों एवं बिंबों का खूब प्रयोग किया है, लेकिन एक अलग ढंग से। शैली की दृष्टि से अनेक प्रयोग इस काल में कहानीकारों ने किए हैं तथा उन्होंने कलात्मक तत्वों का उपयोग वास्तविक जीवन का मर्म समझाने के लिए किया है। इस युग की कहानी की भाषा सहज है तथा वास्तविक जीवन की भाषा के बहुत निकट है। उनमें किसी प्रकार की कृत्रिमता, बनावटीपन या सायास यानी प्रयत्न पूर्वक उसमें कलात्मकता का समावेश करना, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। आम आदमी जैसी भाषा बोलता है उसी भाषा में, यानी समाज की जो
वास्तविक भाषा है उसका प्रयोग इस युग के कहानीकारों ने किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने कहानी की विकास यात्रा में प्रारंभिक काल के पश्चात जो प्रेमचंद काल आता है, उसके बाद जो प्रेमचंदोत्तर काल आता है, इस युग की कहानियों के बारे में चर्चा की। कौन कौन से प्रसिद्ध कहानीकार इस युग में हुए और उनकी मुख्य विचारधारा क्या थी, यानी किस प्रकार की कहानियों का लेखन इन दो युगों में हुआ। आज बस इतनी चर्चा करेंगे। कल आगे हम लोग प्रेमचंदोत्तर काल के बाद जो नया युग आता है, जिसे नवीन युग कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।